आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 2 का एक और नया लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्षार के रासायनिक गुणों को, क्योंकि पहले वाले लेक्चर में हमने, जो कि इस चैप्टर का पहला ही लेक्चर था, उसमें हमने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, उनके बारे में सामान्य जानकारी, अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम क्षार के महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों को पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रासायनिक गुण के साथ, धातु से क्रिया, अर्थात जो क्षार होते हैं उनकी धातुओं से जब क्रिया होती है तो क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ एक अभिक्रिया के माध्यम से आपको समझाया है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, जिंक धातु है। तो जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल दे रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और ये जिंक वहां ऐड हो जाता है और बनता है सोडियम जिंकेट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातुएं क्षार से क्रिया कर लवण और का निर्माण करती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस उस क्षार से बाहर निकल जाती है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण गुण है अधातु ऑक्साइड से क्रिया। अधातु ऑक्साइड से देखें तो हमने इस बार लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी भी इसको बोलते हैं, क्षार है ये भी, क्योंकि देखिए OH आयन त्यागेगा। और अधातु का ऑक्साइड लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन एक अधातु है तो उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अधातु का ऑक्साइड है। तो हमने ये रिएक्शन पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो इन दोनों की क्रिया के बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, साथ में जल निकल जाता है। तो आप देखेंगे क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड, लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से जब हम किसी क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण और जल बनता है हमेशा, और यदि धातु से कराते हैं क्षार की क्रिया तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से ये दोनों महत्वपूर्ण गुण, इनकी थ्योरी आप खुद से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लिखना है कि जब धातु की क्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तब उसमें से हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है तथा लवण का निर्माण होता है। दूसरे में आप लिख सकते हैं थ्योरी में या अभिक्रिया लिखने के बाद कि जब क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराई जाती है तब लवण व जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये दोनों रासायनिक गुण क्षार के महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्षारों के तीसरे रासायनिक गुण की, अम्लों से क्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम अम्लों से, जहां पर अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे वहां भी हम कह सकते थे कि अम्लों का रासायनिक गुण भी ये कहलाएगा। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा है। क्षार है, अम्ल है, तो होता क्या है अभी, क्षार का तो OH और अम्ल का H होता है, तो OH और H मिलकर बनाते हैं H2, साथ में ये Na और Cl मिल जाता है और बनाता है NaCl। ये नमक है जिसको आप सॉल्ट बोल देते हो ना, कि सॉल्ट बनता है, तो लवण जिसे कहते हैं, साधारण नमक भी इसको आप बोलते हैं NaCl को। अगली रिएक्शन में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया हुआ है। आप देखेंगे ये OH इस H के साथ H2O बनाता है और KCl प्लस H2O बाहर जाता है, तो फिर से लवण और जल बन रहा है। इस बार हमने क्षार लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप देखिए ये 2H इस 2 OH के साथ जाएंगे, H2O 2H2O बनेगा और CaSO4 बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी लवण है। तो अगर हम एक सामान्य अभिक्रिया के माध्यम से इसको बताएं तो ये है क्षार है, अम्ल है। क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, उदासीन कर दे रहे हैं, अर्थात उसके पास OH है उसके पास H है, तो दोनों एक दूसरे के OH और H को क्या कर दे रहे हैं, डिफ्यूज कर दे रहे हैं, समाप्त करके H2O बना दे रहे हैं, माने एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, एक तरीके से समझना चाहिए। तो इसलिए लिखा है जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण व जल का निर्माण होता है। इसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपसे ये भी पूछा जा सकता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसमें भी आप ये लिखेंगे। और ये अम्लों या क्षारों का महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म भी हो गया। तो इस प्रकार से क्षार के रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाते हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण 2 नोट पॉइंट हमें प्राप्त होते हैं, उनको मैं आपके लिए बताता हूं। देखिए, अभी हम अधातु ऑक्साइड से क्रिया पढ़ रहे थे क्षार के रासायनिक गुणधर्म में। तो अधातु ऑक्साइड क्षार से अगर क्रिया कर ले रहे थे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, इन दोनों की क्रिया हो जा रही थी और CaCO3 प्लस H2O बन रहा था, अभी हमने देखा। तो यदि मान लीजिए ये क्षार है, ये अधातु का ऑक्साइड है, तो अधातु का ऑक्साइड अगर क्षार से क्रिया कर रहा है तो खुद कैसा होना चाहिए, अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए, माने ये अम्ल होना चाहिए, अम्लीय प्रकृति। तो इसलिए कह देते हैं कि अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेते हैं, तो जब ये चैप्टर लास्ट होगा मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी इसको लिखवाऊंगा ही। और हमने देखा था जब हम
अम्लों की धातु के ऑक्साइड से क्रिया करा रहे थे, जैसे मान लीजिए HCl है और धातु का ऑक्साइड मान लीजिए Na2 है, तो आपस में ये H2 और NaCl का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब अगर अम्ल से ये धातु का ऑक्साइड क्रिया कर रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण नोट पॉइंट हमें ये मिलते हैं, वो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें कहीं नोट पॉइंट डालकर। अधातु के ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अ से अधातु है और ऐसे अम्लीय, तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अगर हम बात करें धातु ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये दोनों नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, ये आपको एक एक नंबर की जो क्वेश्चन या कुछ ऐसा बहुविकल्पीय आते हैं वहां के लिए आपके लिए ठीक रहेंगे, तो इनको आप नोट कर लें। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तनुकरण किसे कहते हैं। देखिए तनुकरण का मतलब सामान्य शब्दों में होता है कि गाढ़े विलयन को पतला विलयन बनाना। तो यहां किस परिप्रेक्ष्य में है इसको मैं बता दूं। देखिए होता क्या है, जब हम अम्ल या क्षार को जल में धीरे धीरे मिलाएं, अम्ल या क्षार को जब हम जल में धीरे धीरे मिलाएंगे तो जल को भी लगातार हिलाते रहेंगे। अम्ल या क्षार की बूंद बूंद करके मात्रा डालते रहेंगे, जल को लगातार हिलाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, अम्ल के जो H आयन है या क्षार के जो OH- आयन है उनकी सांद्रता प्रति इकाई आयतन के हिसाब से कम होने लगेगी। या ये कह लें वो अम्ल या क्षार जो थोड़ा गाढ़ा था अब क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। यहाँ जो सावधानी रखने की बात है वो ये है कि जब भी आप अम्लीय क्षार को तनुकरण करेंगे उसका, तो आप अम्लीय क्षार को जल में मिलाएंगे, जल में मिलाना है, जल उसमें नहीं मिला देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर आपने अम्लीय क्षार में जल मिला दिया तो क्या होगा, जल मिलाने से अम्लीय क्षार उच्छलन की क्रिया करेगा। उच्छलन मतलब उछलेगा ऊपर को, और हो सकता है कि वो आपके शरीर पर गिर जाए और हानि पहुंचाएगा आपको। या हो सकता है कि जब अम्ल को आप जल में मिलाएंगे तो उनका मिलना ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो जिस कांच के पात्र में आप अम्ल में जल मिला रहे हैं हो सकता है वो चटक जाए, बिखर जाए। सावधानी रखने के लिए इसलिए क्या किया जाता है, जब भी आप अम्लीय क्षार को तनु करते हैं, पतला विलयन बनाते हैं, तब आप जल में अम्ल या क्षार की बूंद बूंद करके मतलब धीरे धीरे हल्की हल्की मात्रा उसमें डालते हैं और जल को लगातार उस पात्र को हिलाते रहते हैं। इस प्रकार से अम्ल या क्षार में उपस्थित H आयन OH- आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन कम होने लगती है, अर्थात अम्ल या क्षार पतले विलयन बन जाते हैं। इसे हम तनुकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये जो मैंने उच्छलन की क्रिया वगैरह बताया है, आपको एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वो आंसर मैं वहीं लिखा दूंगा। बाकी तनुकरण मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है। देखिए जब अम्ल या क्षार को धीरे धीरे जल को हिलाते हुए मिलाया जाता है, तब H आयन या OH- आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है, अर्थात अम्ल या क्षार का विलयन पतला तनुकृत हो जाता है, इसे हम तनुकरण कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात करते हैं एक इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच स्केल, पीएच पैमाना भी इसको हम बोलते हैं। देखिए अभी तक आपने इस चैप्टर में अम्ल क्षारक की परिभाषा को पढ़ा। उस अम्ल और क्षार की परिभाषा को पढ़ते टाइम हमने कहा कि भाई अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में बकबके होते हैं। आपने कहा कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर हम कहें तो स्वाद के माध्यम से या सूचक के माध्यम से, इंडिकेटर जो होते हैं सूचक के माध्यम से आप पदार्थों का वर्गीकरण अम्ल और क्षार के रूप में कर सकते हैं। माने आप ये पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है और ये पदार्थ क्षार है। लेकिन जब हमें ये पता लगाना हो कि अम्ल तो है लेकिन ये और ये दोनों में कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है, जैसे सपोज कीजिए एक HCl है, एक H2SO4 है, एक CH3COOH है। भाई ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है। ऐसे और भी अम्ल होते हैं। ऐसे क्षार होते हैं, NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
इस प्रकार से ये क्षार लिखे हैं, ये अम्ल लिखे हैं। तो अम्ल और क्षारों का पदार्थों में वर्गीकरण आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, सूचक के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से या अन्य किसी और परीक्षण के माध्यम से। लेकिन कोई अगर अम्ल ही में पूछे आपसे कि ये प्रबल अम्ल है या ये प्रबल है या ये प्रबल है या इनमें कौन दुर्बल है कौन प्रबल है, प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखिए अम्लों को, क्षार को प्रबलता के क्रम में लिखिए या दुर्बलता के क्रम में लिखिए। तो जब ऐसी समस्या आई, ऐसा कोई क्वेश्चन आया, तब उस समय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पैमाने का निर्माण किया जो हमें अम्लों की या क्षारों की प्रबलता या दुर्बलता का क्रम बताता है। उसे हम पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। अर्थात एक ऐसा स्केल या पैमाना जिसकी सहायता से आप अम्ल या क्षारों की प्रबलता का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। या ये कह लें, अम्ल की प्रबलता का पता उसमें उपस्थित एच आयनों की सांद्रता से चलता है। भाई सीधी सी बात, जिसमें जितना एच आयन की सांद्रता अधिक होगी अम्ल में, वो उतना प्रबल अम्ल होगा। तो सीधी बात यह है कि जो पीएच पैमाना है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना तैयार किया गया, उस पैमाने को हम पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। इसकी सहायता से आप अम्ल और क्षारों की प्रबलता का सही आकलन आसान तरीके से कर सकते हैं। पीएच पैमाने में 0 से लेकर 14 तक के अंक हैं। इसमें यह कहा जाता है कि 0 से 7, मतलब 0 से ज्यादा 7 से कम पर अम्ल होता है। जिनका पीएच 7 होता है वो उदासीन होते हैं, ना अम्ल होते हैं ना क्षार। और 7 से 14 तक जिनका पीएच होगा 7 से ज्यादा 14 तक, वो क्षारीय विलयन होते हैं, क्षार होते हैं। तो इसको मैं आपके लिए अभी बहुत ठीक तरीके से पीएच पैमाने को बनाऊंगा भी। पीएच स्केल से रिलेटेड थ्योरी में लिख देता हूं, जिससे कि आप उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। और एक बार थ्योरी लिखने के बाद, पैमाना बनाने के बाद, मैं उसको एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, पीएच स्केल को थ्योरी जो भी है उसकी मैंने आपको लिखी है और यहाँ पर एक पैमाना बनाया हुआ भी है। इसमें लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पैमाना विकसित किया गया, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात अम्ल और क्षार का तो वर्गीकरण हम आसानी से कर पाते थे, पदार्थों में कौन अम्ल है कौन क्षार है, लेकिन कौन कितना प्रबल अम्ल है या कौन कितना प्रबल क्षार है, इस बात का पता करने के लिए हमें एच आयन की सांद्रता ज्ञात करनी थी, एच आयनों की संख्या, मात्रा ज्ञात करनी थी। इसके लिए एक पैमाना बनाया गया, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस पैमाने की सहायता से आप अम्ल या क्षार की प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं। इस पैमाने पर 0 से 14 तक के अंक अंकित होते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे बनाया समझने के लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 0 से लेके 1 तक अंक जो होंगे, 1 से लेके 2 तक 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप से बीच में अंक होंगे, इसलिए पट्टी बनाई गई है, बीच में गैप है। इसको अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो कुछ कलर भी यहाँ पर उन्होंने बनाए हुए हैं, एक रफली समझाने के लिए बच्चों को। तो यहाँ देखिए, पीएच पैमाने में जो 7 अंकित होगा, तो जिन विलयनों का पीएच आप ज्ञात करेंगे प्रैक्टिकली माध्यम से, यदि विलयन का पीएच 7 आता है तो वैसा विलयन उदासीन होगा। तो मैंने यहाँ एरो लगाकर उदासीन लिखा हुआ है कि जिनके पीएच 7 होंगे उसको हम उदासीन कहेंगे। जैसे शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। 7 से कम पीएच वाले विलयन, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, जिनके पीएच मान 7 से कम होंगे वो विलयन अम्लीय प्रकृति के होंगे। और जितना पीएच का मान कम होता जाएगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि एच आयन की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। जितना पीएच कम होता है, एच आयन की सांद्रता कम होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप 11th क्लास में आएंगे तो वहां पीएच का मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस log 10 बेस एच आयन। तो ये जो माइनस है ये इंडिकेट कर रहा है कि एच आयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगी पीएच उतना कम होगा। तो ये वहां कैलकुलेशन आपको बताने के लिए कि कैसे पीएच ज्ञात किया जाता है, ये वहां के लिए है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ये बता दिया है जिससे आप पता लगा पाए कि एच आयन की सांद्रता अधिक होने पर पीएच का मान कम आएगा। तो इसलिए पीएच जितना कम होता जाएगा, एच आयन की सांद्रता उतनी बढ़ती जाएगी और अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितने ज्यादा किसी विलयन में एच आयन होते हैं वो उतना ही बड़ा अम्ल होता है और उसका पीएच उतना ही कम होता है। जबकि पीएच का मान यदि 7 से ज्यादा हो, 7 से अधिक पीएच होने पर एच आयन की सांद्रता कम होती जाएगी, अर्थात क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जितना ज्यादा पीएच मान होगा विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा। जैसे कहते हैं कि NaOH विलयन का पीएच मान 14 होता है, इसलिए वो प्रबल क्षार है।
रक्त जो होता है हमारी बॉडी में, रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है, तो वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है। आपने अब जैसे कहते हैं कि नॉर्मली खून पी लिया, तो कभी खून ऐसे हाथ में कट वट लग गया तो आपने कभी ऐसे उसको ऐसे मुंह से लगा लिया होगा, जैसे उंगली उंगली पर कट लग गया तो थोड़ा सा ब्लड टेस्ट किया ही होगा आपने, तो आपने देखा होगा बकबका ही लगा होगा, या देखना एक बार चेक करके कहीं खट्टा तो नहीं है किसी का ब्लड। लेकिन ये मेरी बात को मान के कहीं कटवट मत लगा लेना, कभी ऐसा हो जाए चोट फिट लगती है तो आप उसको देखना, तो या प्रैक्टिकली उसको चेक करेंगे तो पीएच का मान जो है 7.4 लगभग आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रक्त है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, इसलिए वो उदासीन होता है। नींबू का जो रस होता है उसका पीएच लगभग 3.3 होता है, इसलिए वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये पीएच स्केल एक पैमाना बनाया हुआ है जिसपे 0 से लेके 14 तक के अंक हैं। पीएच का मान 7 होने पर, ठीक 7 होने पर विलयन उदासीन होगा। जितना पीएच 7 से कम होता जाएगा विलयन अम्लीय होता जाएगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, एच आयन की संख्या बढ़ती जाएगी। पीएच का मान 7 से अधिक होने पर एच आयन की सांद्रता कम होगी, अर्थात क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, अर्थात अम्लीय प्रकृति घटेगी। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये पीएच पैमाना की थ्योरी और मैंने स्केल आपके लिए बनाया है। इसके बाद हम अभी जो मैं कह रहा था कि NaOH का पीएच 14 होता है, इस प्रकार से मैं कुछ उदाहरण आपके लिए लिख दूंगा, उसको भी आप नोट कर लें। तो देखिए मैंने एक टेबल के माध्यम से कुछ विलयनों के पीएच मान लिखे हैं। जठर रस 1.2 पीएच मान इसका होता है। नींबू का रस 2.2 पीएच मान है। शुद्ध जल का 7 है, तो ये दोनों तो अम्लीय प्रकृति के हो गए। 7 जिसका है वो उदासीन हो गया, और 7 से जिनका ज्यादा है वो क्षारीय प्रकृति के हो गए, जिनमें रक्त का पीएच 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। इस प्रकार से आप देखेंगे आपके आसपास जो पदार्थ अम्ल और क्षार के रूप में आपको दिखते हैं उनके पीएच, मतलब जो अम्ल हैं वो 7 से कम रहे होंगे, जो क्षार हैं उनके 7 से अधिक रहे होंगे। इस प्रकार से आप अपनी बुक में या कुछ आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं अम्लों और क्षारों के पीएच मान के। तो इस प्रकार से इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पीएच स्केल के या पीएच पैमाने के क्या अनुप्रयोग हैं, माने पीएच पैमाने की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए इस टेबल के बाद मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर पीएच मान 1.3 है और किसी विलयन का पीएच मान 2.2 है, तो इनमें भी अगर आपसे ये मालूम कर लें कि कौन प्रबल अम्ल है, तो जिसका पीएच मान कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल अगर आपस में इनकी कंपेयरिंग करें तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा। जबकि अगर मान लीजिए पीएच मान 8 है और एक बार पीएच मान 10.4 है, इनमें यदि प्रबल क्षार की बात करें तो जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वो प्रबल क्षार होगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पीएच मान कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है, पीएच मान अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो जिसका पीएच मान जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक क्षार होता है, जिसका पीएच मान जितना कम होता है 7 से वो उतना ही अम्लीय होता है। अर्थात 7 से अधिक जितना भी होगा, पीएच मान जितना अधिक बढ़ता जाएगा क्षारीयता प्रबलता बढ़ती जाएगी, जबकि पीएच मान 7 से जितना कम होगा, जितना भी कम होता जाएगा उतनी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या क्या है। माने आप पीएच की मान ज्ञात करके दैनिक जीवन में किन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए पहला है जीवित जो प्राणी हैं, जिसमें पौधे, पशु, हम मनुष्य आते हैं, हम सबके शरीर में जो क्रियाविधि होती है वो एक निश्चित पीएच परिसर के बीच होती है, माने एक पीएच रेंज होती है हमारे शरीर में जो द्रव हैं। जैसे मान लीजिए रक्त है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जल उपस्थित है जिसका पीएच 7 होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो क्रियाविधि है वो एक निश्चित पीएच परिसर के बीच हो रही है, पीएच रेंज। जैसे पीएच का मान 7.0 से 7.8 के बीच के पीएच जो रेंज में द्रव हमारे शरीर में, पेड़ पौधों में, पशुओं में होते हैं। लेकिन जब आप कोई ऐसा जल या कोई अन्य द्रव यूज करेंगे जिसका पीएच मान 5 से कम होगा, 5.6, या ऐसा समझ लीजिए कि 7 से कम होगा, माने अम्लीय होगा, तो उससे क्या होगा, शरीर के अंदर होने वाली, पौधे के अंदर होने वाली, पशुओं के अंदर होने वाली जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, और जो जीवन है
उसका कठिन हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए वर्षा हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण स्रोत है पेड़ पौधों को मिलना पानी या जलीय जीवों को मिलना वो वर्षा है। और वर्षा अगर हो रही है और वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से यदि कम हो जाता है, तब हम ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा का जल जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी जड़ों में जब पहुंचता है या नदियों में जब पहुंचता है, तो नदी के जल को भी का जो पीएच मान है उसको भी कम कर देता है। इस कारण जो नदी में जलीय जीव हैं उनको भी कम पीएच मान का जल मिलेगा, तो उनका जो जीवन है वो कठिन हो जाएगा, उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों चीजें, पौधे, पशु, मनुष्य, ये सब पीएच के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हैं। ये मैंने देखी थ्योरी में यहाँ बहुत अच्छे से जो समझाया आपको उसको लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परिसर में ही जीवित रह सकते हैं, और वो संकीर्ण परिसर माने छोटा सा एक रेंज है पीएच मान का, उसके बीच में ही वो रह सकते हैं। जैसे हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाएगा तब वह अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा का जल जो है जब नदी में पहुंचेगा तब नदी के जल का पीएच मान भी कम होगा। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएच मान के प्रति पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब बहुत संवेदनशील होते हैं। तो जिस निश्चित रेंज में, जिस पीएच की निश्चित रेंज में ये फंक्शनिंग होती है इन सब चीजों में, यदि वो पीएच रेंज बिगड़ेगा, उससे कम हो जाएगा, उस पीएच परास से 7.0, 7.8 से कम हो जाएगा, तब इन प्रजातियों का जीवन संकट में पड़ेगा। तो इस प्रकार हम पीएच ज्ञात करके उस संकट से बच सकते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे महत्व की बात करेंगे। बात करते हैं पीएच के महत्व, दूसरे महत्व की। देखिए, आपने अपने आसपास या अपने घरों में छोटा मोटा सा ऐसे बगीचा जैसा लगाया होगा, कहीं पर देखा होगा बड़े बड़े बाग इस टाइप के देखे होंगे, आम के बाग, अमरूद के बाग या अन्य फलों के बाग देखे होंगे। तो देखिए, अगर आपको अच्छी उपज लेनी है तो उस बगीचे की मिट्टी का परीक्षण करेंगे। अगर बड़ा खेत है तो उसमें अलग अलग जगह से सैंपल लेंगे मिट्टियों के और उसका पीएच मान ज्ञात करेंगे। पीएच मान ज्ञात करने के बाद आप उसमें कौन सी उपज, कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, आम का बाग लगाना चाहते हैं या आप अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं या अन्य किसी फल का बाग लगाना चाहते हैं, तो उस पौधे के लिए कितने पीएच की मिट्टी चाहिए उसके अनुसार ही आप बगीचा लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको उस बगीचे से उपज जो है वो अधिक प्राप्त होगी। अर्थात कोई भी पौधा एक निश्चित पीएच परिसर के बीच ही अच्छी उपज देता है, विशिष्ट पीएच मान पर ही वो अच्छी उपज देता है। तो इस प्रकार से आप बगीचा लगाते समय बगीचे की मिट्टी की पीएच का परीक्षण करने के बाद वो पौधा जो लगाना चाह रहे हैं वो पौधा क्या उस पीएच परिसर में अच्छी उपज देगा या नहीं देगा, इस बात का आकलन कर लेंगे और फिर बगीचे में अपनी उन पौधों को लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। तो ये भी एक पीएच का महत्व है। देखिए, इसको मैंने आपके लिए थ्योरी में लिखा है। बगीचे की मिट्टी का पीएच ज्ञात करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पीएच के महत्व की बात करते हैं। बात करते हैं पीएच के तीसरे महत्व की। तीसरे महत्व में देखिए क्या है, हमारे शरीर के द्वारा जब भोजन लिया जाता है तो उस भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन में मुख्य रूप से जो पाचन जिस वजह से होता है वो होता है हमारे उदर में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न होना। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है तो भोजन का पाचन होता है, लेकिन जब अपच की स्थिति होती है, अर्थात जब भोजन ठीक से पचता नहीं है, उस स्थिति में एक्चुअल में होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया होता है हमारे पेट में, जिस वजह से हमारे पेट में दर्द होने लगेगा, जलन होने लगेगी। आपको हो सकता है कि खट्टी डकारें जैसी आती हैं, सीने पर जलन जैसा अनुभव हो रहा होता है। तो ये सब आप कहते हैं कि आपको अपच की स्थिति है। ऐसी स्थिति में वो जो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गया है, उसको आपने क्या करना है, उदासीन करना है। तो जब अम्ल को उदासीन करेंगे, तो अभी मैं आपको क्षार के रासायनिक गुण में पढ़ा रहा था कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो आप उस अम्ल के आधिक्य को उदासीन करने के लिए, उसकी अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग करेंगे। उस दुर्बल क्षार को हम एंटासिड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो दुर्बल क्षार जब आप लेंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, उसको हम पानी में घोलकर पी लेंगे। तो उस वजह से क्या होगा,
कि वो जो अम्ल का आधिक्य है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर उदासीन कर देगा और फिर हमारी जो अपच की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। हमारे जो पेट में दर्द हो रहा है, सीने में जलन जैसी हो रही है, वो दूर हो जाएगी। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अब कंट्रोल्ड कंडीशन में, नियंत्रित मात्रा में उत्पन्न होगा और हमारा भोजन आसानी से पच जाएगा। तो ये बात हमें तभी तो पता चलेगी, पीएच से तो पता चलेगी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा हो गया है, इसलिए तो हमने अधिक पीएच का अर्थात एक दुर्बल क्षार हमने प्रयोग किया उस अपच को दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से हम पीएच के महत्व को जान सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इस पॉइंट को थ्योरी में क्या लिखा है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन उदर से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl के कारण होता है। पेट में HCl उत्पन्न हो रहा होता है, परंतु अपच की स्थिति में जब खाना पच नहीं रहा होता है यह अम्ल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिस कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होने लगता है। उदर माने पेट में दर्द और जलन होने लगेगी। इस दर्द से मुक्त होने के लिए आप इस दर्द को दूर करना चाह रहे हैं तो एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल के आधिक्य को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। देखिए कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम बताइए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं MgOH का होल ट्वाइस होता है। तो इस महत्व को, पीएच के महत्व को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये महत्व या तो सीधे पूछ ले जाएंगे, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व बताइए, या अलग अलग जो महत्व हैं वो अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है। बात करते हैं चौथे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, जब आप भोजन करते हैं तो दांतों में वो भोजन के कुछ कण फंस जाते हैं। वो कण फंसने की वजह से मुंह में बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उस भोजन का या उसमें जो उपस्थित शर्करा है उसको तोड़ते हैं, निम्नीकृत करते हैं और अम्ल उत्पन्न होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है और ऐसा होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दांतों का संक्षारण हो रहा है, अभी एक तरीके से दांत आपके टूटने लगेंगे, नष्ट होने लगते हैं। जबकि आप सोचते हैं कि दांत तो बहुत कठोर होते हैं हमारे, उन पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता, पानी में नहीं घुलते, पानी की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दांत का जो इनेमल होता है, जिसे दंत वलक कहते हैं, अर्थात जो दांत जिसके बने होते हैं, जो आवरण है उसका, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एक रसायन है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, उसका बना होता है। इस वजह से दांत बहुत कठोर होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। परंतु यदि मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, अर्थात मुंह में ज्यादा अम्लीयता रहे आपके, तब ये जो रसायन है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसका संक्षारण होने लगता है। और संक्षारण से क्या होता है, दांत आपके टूटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए इससे बचने के लिए? आप एक तो जब भोजन करें तो ठीक से मुंह साफ करें, दांतों के बीच में वो खाद्य पदार्थ शर्करा वगैरह ना फंसे रहें। साथ में आप, यदि आपको लग रहा है कि आपके मुंह की जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो रही है, अर्थात मुंह में अम्लीयता बढ़ रही है, तो आप क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं। उस वजह से क्या होगा, जब आप क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करेंगे तो जो मुंह में अम्लीयता है वो क्षारीय दंत मंजन उस अम्लीयता को उदासीन कर देगा और आपका जो पीएच मान है वो 5.5 से कम नहीं रहेगा, उससे अधिक ही रहेगा और आपके दांत लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार से पीएच का ये बहुत बड़ा महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। तो इसको देखिए मैंने थ्योरी में कैसे लिखा आपके लिए। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है, क्योंकि मुंह में अम्लता बढ़ने लगती है। क्योंकि दांतों का इनेमल अर्थात दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, वह यह कम पीएच के कारण संक्षारित होने लगता है। तो ज्यादा पीएच मान कम होगा तो इस पर संक्षारण अर्थात ये नष्ट होने लगता है, जिससे दांत आपके नष्ट होने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? देखिए अम्ल क्यों उत्पन्न हो रहा है, मुंह में अम्लीयता बढ़ क्यों रही है? लिखा मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए भोजन के बाद मुंह साफ करें आप, व क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस चौथे पीएच के महत्व को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात करते हैं पांचवें महत्व की। देखिए आपने देखा होगा कई बार मधुमक्खी या ततैया आपको काट ले
तो उस स्थान पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है, जलन सा अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मधुमक्खी या ततैया आपके शरीर में अम्ल छोड़ देती है, अर्थात उसके डंक में अम्ल होता है जो कि उसके काटने पर, उस डंक के चुभने पर आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इससे अगर आपको उपचार चाहिए, इससे बचना है, तो आप एक दुर्बल क्षार वहां पर लगा लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो फिर वो अम्ल जो आपके शरीर में गया है, उस बेकिंग सोडा या आप पिए या उसको टैबलेट ऐसी देंगे डॉक्टर, या इंजेक्शन आपको लगाएंगे, तो वो एक दुर्बल क्षार आपके शरीर में पहुंचाएंगे, क्योंकि वो दुर्बल क्षार उस अम्ल जो डंक के माध्यम से गया है उसको उदासीन कर देगा, आपकी सूजन कम होगी, आपका दर्द और जलन समाप्त होने लगेगी। ऐसे ही एक पौधा होता है नेटल। नेटल एक शाकीय पौधा है और इसकी जो पत्तियां होती हैं उस पर बाल होते हैं। उन बालों को अगर आप छू लें, हल्का सा छू भी जाए गलती से, तो आप समझ लीजिए आपके जिस स्थान पर आपने छुआ है, जिस स्थान से वो टच हुए हैं, उसके बाल, पत्तियों पर जो बाल हैं, वो वहां पर दर्द का अनुभव देंगे। क्यों? क्योंकि उन बालों पर होता है मेथनोइक एसिड का स्राव होता है जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वो मेथनोइक अम्ल जो आपके, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, जब वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया है तो उससे बचने के लिए आपको जो मेडिसिन देगा डॉक्टर, वो दुर्बल क्षार के रूप में देगा। तो इस प्रकार से आप पीएच ज्ञात करके इस परेशानी का इलाज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको किस प्रकार से इसको लिख के बताया है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन जब कभी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तब हम उन रसायनों का पीएच ज्ञात कर उसे उदासीन करने के लिए उचित पीएच की दवाई का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात जो रसायन उसने उत्पन्न किया और हमारे शरीर में वो प्रवेश कर गया, तो उसकी पीएच हम ज्ञात कर लेंगे। पीएच ज्ञात कर लेंगे माने वो अम्ल प्रवेश किया है क्या, तो फिर हम क्षार अपने शरीर में प्रवेश कराएंगे दवाई के रूप में। तो इस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं। जैसे समझाने के लिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द, जलन व सूजन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षार का उपयोग करने से आराम मिलेगा। अर्थात जिस अंग में आपके डंक लगा है, वो डंक मारा है उसने, तो उसमें अगर आप दुर्बल क्षार का प्रयोग करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। फिर नेटल के लिए लिखा है, नेटल एक शाकीय पादप है, पौधा है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द देंगे। इन बालों से मेथोनिक अम्ल का स्राव होने के कारण ये दर्द होता है। और फिर इस दर्द को आप अगर कम करना चाहते हैं तो दवाई के रूप में आप किसी क्षार का प्रयोग करेंगे, दुर्बल क्षार का। तो इस प्रकार से पीएच का एक महत्वपूर्ण महत्व है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छा टॉपिक पीएच मान, अर्थात पीएच स्केल, पीएच पैमाना, उस पीएच पैमाने की सहायता से आप किस प्रकार से अम्ल और क्षारों में प्रबलता पता कर सकते हैं, साथ ही पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको 5 महत्व बताए हैं जो कि अपने आप में 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप इसको अपनी कॉपी पर ठीक से नोट करके बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। यदि आपके कोई डाउट या क्वेरी है इस चैप्टर में या इससे पिछले चैप्टर में, तो कमेंट के माध्यम से मुझसे मालूम करते रहें। चैनल से लगातार जुड़े रहिए।